नमस्कार जी। मृदा सोइल क्या है, ये कैसे बनती है? यदि हमें इसका ठीक से ज्ञान हो तो हम खेती में बहुत बेहतर कर सकते हैं। कई बार मैं ऐसे किसानों से मिलता हूँ जो खेती में बहुत एडवांस कर रहे हैं, खेती के बारे में बहुत अच्छी समझ रखते हैं, लेकिन वो उस जगह प्रयास कर रहे हैं जहाँ उनको ज़्यादा प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि मिट्टी ठीक करने के लिए, मृदा स्वास्थ्य ठीक करने के लिए वो वहाँ प्रयास कर रहे हैं जहाँ ज़्यादा सुधार की गुंजाइश नहीं है। और कई ऐसी जगह हैं जहाँ उनका ध्यान नहीं है, वहाँ वो उसको मिट्टी को यदि वहाँ थोड़ा सा भी एफर्ट डालें तो बेहतर कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक वास्तव में मिट्टी होती क्या, मृदा क्या होती है, सोइल क्या होती है, ये कैसे बनती है, और हम एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से इस वीडियो में बात करेंगे, बिल्कुल किसान के अंदाज में, किसान पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहली बात है कि मिट्टी, मृदा जो आपकी होती है वो, यहाँ जिसको सोइल कह दो, ये क्या चीज़ होती है? सोइल जो आपकी इस धरती के ऊपर का जो ये आपको फर्श के रूप में जो जिसको आप कह दें कि पाउडर फॉर्म में जो आप देखते हैं, इसको मिट्टी को ऊपर की मिट्टी जो उपजाऊ है, जिसमें आप खेती करते हैं, फसल लेते हैं, और कह सकते हैं कि उसकी कोई फिजिकल संरचना है, उसकी कोई केमिकल प्रॉपर्टी है और उसमें जीव हैं, वो आपकी मिट्टी होती है। और हमारे एज ए किसान बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो मिट्टी की ऊपरी 15 सेंटीमीटर की जो लेयर है, यानी आधा फीट जो ऊपर की मिट्टी है, वो हमारे खेती पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। यानी कि, और इसको यदि किताबी रूप से भी देखा जाए तो जो सॉइल शब्द है, मिट्टी जो मृदा शब्द है, ये लैटिन भाषा से बना है। और आपको कोई एग्जाम नहीं पास करना, जस्ट बता रहा हूँ, लैटिन भाषा से बना, जिसका मतलब होता है फर्श। यानी धरती के ऊपर का जो ये फर्श आप देख रहे हो, जो लूज है, और वो जिसकी भौतिक, रासायनिक और जैविक प्रॉपर्टी है, जिसमें आप फसलें उगाते हैं, जिसमें जीव मौजूद है, वो आपकी मिट्टी होती है, मृदा होती है। और यदि इसको थोड़ा और तरीके से देखें, यदि आपकी जो मिट्टी होती है या मृदा होती है, सोइल जिसको शब्द मैं यूज़ करूँगा, सोइल जो होती है वो, उसके अंदर 4 मेन कंपोनेंट होते हैं। सोइल के अंदर आपका एक, उसमें जो 4 कंपोनेंट होते हैं, सोइल है उसके 4 मेन कंपोनेंट होते हैं, और उसमें से जो 50% जो है वो उसका सॉलिड होता है, ठोस होता है, और 50% भाग में पानी और हवा रहता है। यानी कि आपका जो टोटल ये ऊपर का 50% है, इसमें से 45% हिस्सा तो आपका होता है मिनरल मटेरियल का, मिनरल्स होते हैं। यानी कि जो आप ये पत्थर का पीसा हुआ सा पाउडर आप जिसको देखते हो, जिसको आप मिनरल मटेरियल कह सकते हो, वो 45% हिस्सा किसी ज़मीन में हो सकता है, और 5% हिस्सा आपका होता है ऑर्गेनिक मैटर का। ऑर्गेनिक मैटर का मतलब क्या होता है? ऑर्गेनिक मैटर का मतलब होता है कार्बनिक पदार्थ। यानी कि इस कार्बनिक पदार्थ में आपके डेड अलाइव दोनों चीज़ें हैं, जिंदा भी और मृत भी। यानी कि जिंदा में, जैसे कि इस कार्बनिक पदार्थ में क्या आएगा आपके, जैसे कि आपके फसल के अवशेष हो गए, पत्ती हो गई, मतलब गोबर आप डाल रहे हो वो हो गया, लकड़ी हो गई, वो जो कार्बनिक पदार्थ वो, और वो तो हो गए मृत कार्बनिक पदार्थ। और जिंदा कार्बनिक पदार्थ में क्या होगा, आपकी पेड़ पौधों की जड़ें हैं, आपका सूक्ष्म जीव हैं, बैक्टीरिया, फंगस, एक्टिनोमाइसीट्स, निमेटोड, या अर्थवर्म्स हैं, केचुए हैं, वो ये पूरा जो आता है आपके 5% में ये कार्बनिक पदार्थ आता है। और 25% में आपका आता है एयर यानी हवा, और 25% में आपका आता है वाटर, पानी। ये दोनों एक्सचेंजेबल होते हैं। ये जो मैं आपको ये बता दिया 45, 5, 25, 25, इसका मतलब नहीं है फिक्स ही ये होता है, पर एक जनरल रेंज ये होती है। ये वेरिएबल भी हो सकते हैं, मतलब जैसे जरूरी नहीं है 45% मिनरल हो, 5% ऑर्गेनिक मैटर हो, ऑर्गेनिक मैटर कम भी हो सकता है। जनरली इसकी रेंज 3 से 5% के बीच में होती है। तो आपस में ये मतलब कम ज़्यादा भी हो सकता है, पर मोटा मोटी एक रेंज एक ये है। और आपके ये जो हवा और पानी है, ये भी इनका पूरी मतलब ज़मीन में 50% हिस्सेदारी इनकी होती है।
और ये 25% सामान्य परिस्थितियों में होते हैं, लेकिन यदि आप पानी से भर दोगे ज़मीन को तो उसमें लगभग पानी ही हो जाएगा, क्योंकि हवा आपकी निकल जाएगी पोर स्पेस से, रंध्रों से। और यदि आपकी बिल्कुल सूखी मिट्टी है तो लगभग उसमें हवा ही होगी। तो ये आपस में एक्सचेंजेबल है। ये एक सामान्य आपकी मिट्टी का एक मतलब मोटा मोटा आपका खाका हो गया। अब बात करते हैं कि अपन सबसे पहला जो कंपोनेंट लेंगे वो इस मिनरल मटेरियल को लेंगे, जो 45% हिस्सा इस जमीन धरती का आपकी मिट्टी का बना हुआ है, उसकी हम बात करेंगे कि ये जो पीसा हुआ पाउडर आपको जो दिख रहा है, कार्बनिक पदार्थ आपका हो गया, ऑर्गेनिक मैटर आप जान गए कि ये जो फसलों के अवशेष हैं, पत्ती है, लकड़ी है, या आपके जो सूक्ष्म जीव हैं वो कार्बनिक पदार्थ में आएंगे। हवा पानी की अपन कभी बात करेंगे। ये सब चीज़ें एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से, फार्मर किसान पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आज हम सिर्फ इस मिनरल्स की बात करेंगे। ये 45% जो हिस्सा है, जो बहुत ज़्यादा हद तक ये इस पे डिपेंड करता है कि उस ज़मीन की संरचना कैसी होगी, उसमें पानी अब्जॉर्ब करने की क्या कैपेसिटी होगी, उसका पीएच कैसा होगा, उसमें पोषक तत्व कैसे होंगे, ये बहुत काफ़ी हद तक ये मिनरल मटेरियल डिसाइड करता है। तो आज हम ये बात करेंगे इस वीडियो में कि ये कहाँ से आता है, ये कैसे डिसाइड होता है कि कोई ज़मीन लाल हो जाती है, कोई पीली हो जाती है, कोई जैसे रेत सैंडी सॉइल है, कहीं क्ले है, ये कैसे डिसाइड हो जाता है, इस पे हम बात करेंगे मिनरल मटेरियल पे। इस पे बात करने के लिए थोड़ा हमें पीछे जाना होगा। पीछे मतलब थोड़े और इसकी मतलब गहराई में अपने को जाना होगा। इस धरती के बारे में थोड़ा हमें जानना पड़ेगा। ये जो धरती आप देख रहे हो, ये आपकी पूरी जैसे धरती है। ये इस धरती के ऊपर आप जो देख रहे हो, अपन जहाँ खड़े हैं इससे ऊपर आप देख रहे हो, तो क्या दिख रहा है आपको? एटमॉस्फेयर दिख रहा है। एटमॉस्फेयर को आई थिंक जिसमें गैसें हैं ऊपर ऊपर आप देख रहे हो आसमान में, ये एटमॉस्फेयर है। इसकी भी ऊंचाई है और अलग अलग लेयर हैं, और उनका भी कृषि में एक अपना इंपॉर्टेंस है। उस पर कभी बात कर लेंगे यदि आप इंटरेस्ट रखेंगे तो ये ऊपर ही ऊपर, मैं इसको आपको समझाऊंगा, मेरे को इसमें इंग्लिश में सुविधा होगी तो, पर मैं लिख देता हूँ इंग्लिश में। ऊपर ही ऊपर है जो ये आपका एटमॉस्फेयर होता है, हवा आप जो देख रहे हो, एटमॉस्फेयर हो गया। एटमॉस्फेयर के बाद में जिस पे अपन खड़े हैं धरती के ऊपर, इसको लिथोस्फीयर बोलते हैं। लिथोस्फीयर, ठीक है, छोड़ दो इसको। जिसके ऊपर हम खड़े हैं, ये धरती है, इस पे जिस पे हम खड़े हैं लिथोस्फीयर कहते हैं। और इस धरती के ऊपर जिस पे हम खड़े हैं, उस धरती का, उस अर्थ का 70% हिस्से में पानी है और 30% हिस्से में ज़मीन है। ये बात आप जानते हो। यानी कि ये मैं आपका बता रहा हूँ, ये डॉट डॉट में ये आपका पानी वाला समुद्र वाला हिस्सा है 70%, जिसको आप हाइड्रोस्फीयर कह सकते हो। ये पानी वाला हिस्सा, इसको भी छोड़ दो। इसका भी खेती में अपना इंपॉर्टेंस है, लेकिन कभी बात करेंगे बाद में। अब हमारा जो मेन जिस चीज़ पे आज हमें बात करनी कि ये पाउडर जो पीसा हुआ रेत जो आपको दिख रही है, मिट्टी दिख रही है, ये जो 45% मिनरल मटेरियल दिख रहा है, ये कहाँ से आया, कैसे आया? तो इसके लिए हमें जानना होगा जो ये हमारी धरती है, जो सॉलिड जो मटेरियल है, जो धरती आपको दिख रही है, जो पहाड़ दिख रहे हैं, इसके ऊपर हमें बात करनी पड़ेगी। लेकिन इससे पहले इस धरती पर जिस पे अपन खड़े हैं उसको थोड़ा समझना होगा। यानी कि आपके ऊपर हवा होगी, जिस पे हम खड़े हैं वो आपकी सॉलिड सरफेस हो गई, और पानी है। तो ये पानी और हवा को अब एक बार छोड़ दो। अब जहाँ हम खड़े हैं, जिस पे खड़े हैं, उसका क्या खेल है? तो इसको यदि हम देखें कि अब आप जहाँ खड़े हो उसमें यदि नीचे जाओगे, आप उसमें नीचे जाओगे तो ये रेंज आपकी होगी 5 किलोमीटर से लेके 56 किलोमीटर तक का जो एरिया होता है। नीचे आप कहीं 5 किलोमीटर हो सकता है, जहाँ समुद्र है वहाँ 5 किलोमीटर गहराई हो सकती है। नीचे क्रस्ट, जिसको क्रस्ट बोलते हैं, क्रस्ट भूपपड़ी जिसको कह सकते हो आप, वो आपके 5 किलोमीटर से लेके 56 किलोमीटर तक की रेंज में नीचे तक आप जाओगे तो आपको ये अपन जो देख रहे हैं, अपन जो कुआं हुआ आप खोदते हो, तो नीचे आप 56 किलोमीटर तक चले जाओ, आप ऐसे आपको मिल जाएगा। अब इसमें ऊपर की जो ज़मीन है, इसका भी एक होता है कि ऊपर की आप जो मिट्टी देख रहे हो, इसको भी यदि आप खोद के देखोगे तो इसके अलग अलग होराइजन होंगे। ऊपर ये थोड़ा ज़्यादा ऊपर का ओ होराइजन होता है जिसमें कार्बनिक पदार्थ ज़्यादा होता है। उसके नीचे ए होराइजन होता है जिसमें सड़ा गड़ा कार्बनिक पदार्थ होता है, जिसको आप पहचान नहीं सकते हो कि किस चीज़ के अवशेष हैं। ए होराइजन होता है, फिर बी होराइजन होता है, ठीक है। फिर नीचे बेड रॉक्स होती हैं, बेड रॉक्स यानी चट्टानें होती हैं नीचे। तो
ये ऊपर ज़मीन को नीचे खोद के देखोगे ना तो आपको अलग अलग कलर दिखेंगे, उसको अलग अलग ऐसे लेयर दिखेंगे। ज़मीन को नीचे आप खोद के देखोगे 1-2 मीटर तक, तो वो होराइजन्स कहते हैं। एनीवे, इसका अपना इंपॉर्टेंस है, कभी फिर बात करेंगे, अभी नहीं करेंगे। तो ज़मीन में आप नीचे जाओगे 56 किलोमीटर तक तो आपको ये अर्थ क्रस्ट आपको दिखेगी। इसका भार थोड़ा कम होता है, इसकी डेंसिटी थोड़ी कम होती है। और अर्थ क्रस्ट से इस 56 किलोमीटर के मान लो इस रेंज से आप और नीचे अंदर धरती की तहों में जाओगे तो आपके मेंटल आता है। मेंटल ये आपके नीचे 56 किलोमीटर से और नीचे 2900 किलोमीटर नीचे गहराई तक आप अंदर तक जाओगे तो आपको ये मिलेगा। और ये बहुत गर्म जगह है, एक ध्यान रखना, धरती में जैसे जैसे नीचे जाओगे, जैसे जैसे नीचे जाओगे वैसे वैसे आपको गर्मी बढ़ती जाएगी। और यहाँ से क्या होता है कि ये अपने जो आपने सुना होगा कि ज्वालामुखी निकलती है और निकलती है, वो यहाँ से निकलती है, इस मेंटल से यहाँ से निकलती है, उसकी अपन बाद में बात करेंगे। यही इंपॉर्टेंट बात है कि यहीं से मिट्टी बनती है। और इस मेंटल के अंदर का जो पोर्शन, धरती के सबसे अंदर का नीचे गहराई में जाओगे, जो कि लगभग 3500 किलोमीटर की जिसकी रेंज होती है, 3500 किलोमीटर और आप नीचे जाओगे तो इसमें आपका कोर आता है। कोर भी 2 भागों में होता है, एक इनर कोर और एक आउटर कोर ऐसे होता है। वो और भी नीचे है जिसको नाइफ बोलते हैं। नाइफ क्यों बोलते हो कि नीचे सबसे अंदर, धरती के अंदर बीच में, उसके अंदर सेंटर में आपको निकल और एफी लोहा मिलेगा नीचे, जिसकी बहुत ज़्यादा डेंसिटी है। कितनी डेंसिटी है आप ये सोचो, इतना वो डेंस है कि लगभग उसकी 9 से लेके 11 तक उसकी ग्राम वेट होता है। कितने एरिया में? 1 क्यूबिक सेंटीमीटर में। 1 क्यूबिक सेंटीमीटर, ये जैसे 1 सेंटीमीटर लंबा, चौड़ा, ऊंचा, इसमें 9 ग्राम के आसपास वजन होता है। इसमें सबसे ज़्यादा डेंस ये होता है। ये आपका मेंटल भी डेंस होता है, इसमें भी 3 से 4.5 ग्राम वजन होता है 1 क्यूबिक सेंटीमीटर में। और ऊपर वाली आपकी भूपपड़ी है, ये भी मतलब इतनी डेंस नहीं, इन दोनों से कम डेंस होती है। जो आपकी ऊपर की भूपपड़ी दिखती है, ये लगभग 2.6 से लेके लगभग 3 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर इसका मतलब इसकी डेंसिटी होती है। यानी अंदर जैसे जैसे जाओगे वैसे वैसे आपको भारी मटेरियल, डेंस मटेरियल मिलेगा और टेम्परेचर आपको बढ़ेगा। और कहते हैं कि यहाँ तो आपका 6000 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर है, जो कि सूरज की सतह का अंदर, धरती के अंदर इतनी गर्मी भरी पड़ी है। तो कई बार अब देख लो नीचे 35, ये आपके ऊपर का क्रस्ट 5 से 56 किलोमीटर का है, फिर 2900 किलोमीटर और गहरा जाओगे तो मेंटल में जाओगे, फिर और गहराई में 3500 किलोमीटर तक अंदर तक जाओगे तो आपके कोर आएगा। तो हम तो ऊपर यहाँ खेल रहे हैं, 15 सेंटीमीटर में खेती कर रहे हैं। तो कई बार किसी के गलतफहमी मतलब ऐसा चलता है ना, हम धरती का बिगाड़ देंगे, प्रकृति का बिगाड़ देंगे, तो मनुष्य का ऐसा डोल नहीं है कि वो ज़्यादा इसका कुछ चेंज कर दे, है ना। खुद का ही बिगाड़ लेगा इंसान ज़्यादा गड़बड़ करेगा तो। ये तो बड़ा समंदर है जी, इसमें तो अपन ज़्यादा इसमें कर नहीं सकते। अपन तो ऊपर की 15 सेंटीमीटर में, ऊपर की 15 सेंटीमीटर में खेल रहे हैं, खेती कर रहे हैं, इसमें ही गड़बड़ कर रहे हैं। एनीवे, उस पर नहीं उलझेंगे। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये जो आपके मेंटल है, इस एरिया से आपके जो इस एरिया में टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं, उन किसानी पॉइंट ऑफ व्यू से वो इम्पोर्टेंट नहीं है, उनके आपस में टकराने करने से ज्वालामुखियाँ निकलती हैं। ज्वालामुखी है ना, या वो बाहर भी निकल सकती हैं, अंदर भी रह सकती हैं। उसकी वजह से अब यहाँ से खेला स्टार्ट है। उसकी वजह से आपके चट्टानें बनती हैं, चट्टानें। और कौन सी चट्टानें बनेगी, हिंदी में लिखता हूँ। सबसे मेन जो चट्टान होती है वो आग्नेय चट्टान होती है। इन ज्वालामुखियाँ जो ये बाहर निकले अंदर रहे, इनसे क्या बनती है, आग्नेय चट्टानें बनती हैं। चट्टान जो होती है, रॉक्स जो होती हैं, आग्नेय से बनती हैं। आग्नेय के बाद में आपकी बनती है सेडिमेंट्री। सेडिमेंट्री को क्या कहते हैं पता नहीं, सेडिमेंट्री, ठीक है। और तीसरी जो चट्टान, आग्नेय जो चट्टान है, ये इन ज्वालामुखियों के इनसे बनी, ठीक है। इन आग्नेय चट्टानों के, इस पे कभी बात करेंगे, जमीन के और ये मिट्टी कैसे बनी। आग्नेय चट्टानों के ये जैसे चट्टानें हैं, इनके टूटने फूटने से ये सेडिमेंट्री चट्टानें बनी। और सेडिमेंट्री चट्टानों में समय के साथ परिवर्तन हो, दबाव और प्रेशर से समय के साथ परिवर्तन होने से आपके बनी मेटामॉर्फिक रोग, जिसको शायद कायांतरित चट्टानें बोलते हैं, कायांतरित
यानी कि जो मतलब कालांतर में समय के साथ उनमें चेंजेस हो गए। इसका उदाहरण कायांतित चट्टान का उदाहरण क्या है, जैसे मार्बल है, तो जैसे बहुत सालों तक चूना आपके धरती की तहों में जमा रहा, मतलब दबाव में, तो वो आप उसका रूपांतरण हो गया और वो कायांतित चट्टान के रूप में बदल गया। अब इन चट्टानों के टूटने फूटने से बहुत सालों में टूटने फूटने से ये चट्टानें जैसे 3 चट्टानें हो गई, इन चट्टानों के जैसे ये चट्टान है, ये टूटी फूटी पत्थर बने और ये धीरे धीरे कई हजारों सालों में इससे छोटे पत्थर बने और छोटे बने और इसमें कई फैक्टर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इससे आपके ये जो ऊपर की आप जो ये मिनरल मटेरियल देख रहे हो, आप ये पीसा हुआ चट्टानों का पत्थरों का पाउडर जैसा देख रहे हो, ये इन चट्टानों के पत्थरों के टूटने फूटने से हजारों सालों बाद में ये आपके ये पाउडर जैसा आपका ये बनी है, ये मिट्टी आपके इससे बनी है। अब कोई ज़मीन सैंडी है, यानी उसमें बूढ़ा रेत है, कोई काली मिट्टी है, कोई लाल है, कोई पीली है, किसी की उर्वरकता ज़्यादा है, किसी की कम है, इसके लिए कई कारक जिम्मेदार हैं। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण कारक है, वो क्या है कि वो मिट्टी किस चट्टान से बनी है, उस चट्टान का क्या कंपोजिशन है, मतलब उसमें कौन से न्यूट्रिएंट का क्या कंपोजिशन है। तो उस चीज़ पे वो मिट्टी डिपेंड करेगी, उसका फर्टिलिटी लेवल डिपेंड करेगा, उसका पीएच डिपेंड करेगा और चीज़ें डिपेंड करेंगी कि वो किस चट्टान से बनी है। अब भाई उस चट्टान का नेचर ऐसा है कि उससे बनी मिट्टी का पीएच ज़्यादा होगा, तो ओबियसली होगा ना, तो उसमें अपने पास बहुत ज़्यादा उसके पीएच को चेंज कर देना हमारे बस की बात नहीं है। बड़े अजीब वीडियो मैं यूट्यूब पे देखता रहता हूँ कई बार, तो ऐसे तंत्र बताते हैं कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। भाई उसका जो उसका ओरिजिन जो जिस चट्टान से वो मिट्टी बनी है वो ही उसकी लवणीय प्रवृत्ति है, तो आप उसमें क्या चेंज कर लोगे, कितना चेंज कर लोगे। या उस जिस चट्टान से बनी है उसका जो मिनरल कंपोजिशन मानो, या उसका जो जिससे न्यूट्रिएंट कितने मिलेंगे, उस चट्टान का ही नेचर ऐसा, तो उसमें आप कितने चेंजेस करोगे। तो कुछ मिट्टी की आगे पढ़ेंगे हम बेसिक प्रॉपर्टी होती हैं जिनके साथ हम बहुत ज़्यादा उसमें चेंजेस नहीं कर सकते हैं, बस ये है कि उनमें मैनेजमेंट कर सकते हैं। जैसे मान लो हमें कुछ बेसिक्स, बहुत ऊपर सुपरफिशियल बात मैं बता रहा हूँ, कि हमें बहुत ये पता हो कि जैसे यहाँ की मिट्टी सैंडी सोइल है, रेत है। अब उस रेत के अंदर फ्लडिंग से हम पानी नहीं देंगे, उसके साथ में वो तो दिशा के विपरीत तैरने जैसा बात होगी ना, कि भाई सैंडी सोइल है, उसमें आप फ्लडिंग से पानी दोगे तो वो तो पानी लगेगा नहीं, नीचे चला जाएगा, आपका हो जाएगा पानी, ठीक है। वहाँ आपको स्प्रिंकलर, वहाँ पर ऐसा नहीं खेती नहीं कर सकते, वहाँ स्प्रिंकलर के साथ जा सकते हो, ड्रिप के साथ जा सकते हो। सिमिलरली ऐसी सोइल है जिसका पीएच बहुत ज़्यादा है और वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन ऐसी है कि उसके पीएच में बहुत ज़्यादा सुधार नहीं हो सकता, तो हमें ऐसी क्रॉप्स के ऑप्शन पे जाना चाहिए, ऐसी फसलों पे जाना चाहिए जो ज़्यादा नमक को सहन कर ले। वहाँ हमें प्रकृति से उस मिट्टी के साथ बहुत ज़्यादा कुश्ती करने की मतलब नहीं करनी चाहिए। आप कुछ सजेशन दे सकते हैं कि इसमें क्या सुधार किया जा सकता है। नमस्कार, जय हिंद।